हेलो बच्चों। आ जाएं सभी। जल्दी जल्दी आ जाएं। सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बहुत दिनों बाद लाइव आ रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी अब सब प्रॉब्लम दूर है। रिकॉर्डेड चल रही थी वीडियो। तो इस चैनल पर आपको आईआईटी जेम फिजिक्स के लिए, है ना, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है, बिना किसी पैसे के। 1 रुपये नहीं ले रहे हैं आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिससे गरीब गरीब बच्चों का भला हो जाए, थोड़ा सा मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे, है ना। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो गई, सॉलिड कंप्लीट हो गई, और अभी चल रही है अपनी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और इसमें अपन जो पहुंच चुके हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं, लगभग अपना वो कंप्लीट है। तो आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, लाप्लास और पाइसन इक्वेशन के जैसा लास्ट वीडियो में बताया था। और उसके बाद आज एक टॉपिक और लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लाप्लास और पाइसन के, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और कल की बात बता देता हूँ, कल जो अपन करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है ना। कुछ जो फिक्स टाइप के क्वेश्चन है कि आते ही हैं, ये तो ऐसे बन जाते हैं, तो उनको अपन करने वाले हैं। बाकी किसी भी सीट को अपन सॉल्व करते रहें, देखते रहें क्वेश्चंस को, पेपर्स को सॉल्व करते रहें, क्योंकि इतना आईआईटी जेम का पेपर टफ नहीं आता। ठीक है ना। तो सबको साउंड आ रही होगी अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं लाइव क्लासेस का। बहुत दिनों बाद हुई है, और अब रेगुलर लाइव क्लासेस रहेगी भाई। और सबको बोलो आए, है ना। मेरे को भी अच्छा सा नहीं लगता तुम लोग आते नहीं हो और लाइन रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हो, है ना। तो लाइव क्लासेस आए, उससे तुम्हारा भी फायदा है, मेरा तो फायदा है, तुम्हारा भी फायदा। तो कुछ क्वेश्चन मैं नोट डाउन करके लाया हूँ, है ना, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, प्लस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है। कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं उठाने वाला हूँ पहली बार में, है ना। अच्छा, ये देखें, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर। ठीक है। एक ये दूसरा स्फीयर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, है ना। इस स्फीयर का नाम ए है, इस स्फीयर का नाम बी है। और ये दोनों ही स्फीयर जो हैं वो कैसे हैं, नॉन कंडक्टिंग। कैसे हैं, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। और इस पर जो, अब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज तो अंदर ही जाएगा ना वॉल्यूम में। तो इसका जो चार्ज है इसके वॉल्यूम में गया, और ये है प्लस क्यू, और यहाँ चार्ज भी वॉल्यूम में, और ये चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली शब्द बहुत जरूरी है, मैं तुमको बता चुका हूँ। क्यों, चार्ज डेंसिटी फिर फंक्शन हो जाएगी किसी का, है ना। तो उससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो थोड़ा इन बातों पे गौर किया करें कि यूनिफॉर्मली बोल रहे हैं सर, इसका मतलब क्या है। यूनिफॉर्मली बोल दिया, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, वो नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स। और जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी जानते हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए, और पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब चार्ज डेंसिटी किसी का फंक्शन हो जाती है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। वो अपन गाउस लॉ से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल को अपन ई बराबर माइनस ग्रेडियंट बी से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी वो ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा गौर किया करो। ये इसका सेंटर है ना। और सेंटर से इसकी जो रेडियस पेडियस है वो मान लो ए है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, बी है। और ये दोनों टच कर, इसने पूछा है इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, इन दोनों का जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं। तो ए का जो सेंटर है उस पर पोटेंशियल, बी का जो सेंटर है उस पर पोटेंशियल, है ना। इन दोनों का डिफरेंस बताओ, बड़ा आराम से कर रहे हैं। तो आंसर देखें, तो देखो भाई क्या होगा, बताओ। तो देखो, तुम्हें याद होगा
और मैं तुमसे कहा था कि ये डिटरमाइन करना कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसके अंदर, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, याद है तुमको, तुमने निकाला के क्यू अपॉन 2r3 3r² माइनस r², जहां कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इसकी है रेडियस, कैपिटल आर क्या है इसकी रेडियस, ठीक है ना। तो ये अपन को याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जबकि ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन पोटेंशियल को अपन अंदर इतना लिख सकते हैं। तो सेंटर पे, सेंटर की बात करें, सेंटर की ही कर लें, तो सेंटर की यदि मैं बात करूं तो स्मॉल आर का मान 0 हो जाएगा, स्मॉल आर का मान 0 पुट करें तो बी सेंटर जो है वो क्या आएगा 3/2, और ये भी तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए के क्यू अपॉन ये, है ना। आउटसाइड तुमको पता है, आउटसाइड तो बी बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है ना। इनसाइड इतना होता है और सेंटर पे इतना, ठीक है। तो खत्म हो गया सवाल। तो बी ए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एक तो इसके कारण होगा, तो ए पर जो पोटेंशियल एक तो होगा के क्यू अपॉन 2r और 3/2 इसके सेंटर पे, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट इसके लिए सेंटर थोड़ी है, तो ये पॉइंट तो इसके लिए आउटसाइड हो गया, है ना। तो आउटसाइड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के, है ना, माइनस क्यू, चार्ज यदि माइनस का है तो माइनस पुट करेंगे पोटेंशियल में, याद रखना, अपॉन यहाँ पे रेडियस हो जाएगी ए प्लस, ठीक है। ऐसे वी भी निकालें तो वी भी इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 2a आएगा, है ना, रेडियस इसकी ए है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस के क्यू अपॉन 2a और 3 और आएगा क्योंकि सेंटर बन गया उसका, प्लस के क्यू अपॉन, ठीक है, देन पुट एयर और सॉल्व इट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरह इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसलिए बताया, ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि अपन को ये याद नहीं होता, तो एक बार ये रिवाइज हो गया। दूसरा अपन ये गौर नहीं करते कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो दोनों के कारण ही होगा, ठीक है। ओके, चलो, ऐसे यदि ये कंडक्टिंग होते, है ना, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, देखो इधर, अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात बतानी पड़ेगी तुमको, तो एक बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना, ठीक है। तो एक बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट सुनो, थोड़ा सा समझ में आएगा तुम्हारे, एक कॉन्सेप्ट सुन लो। क्या कॉन्सेप्ट सुनो, मेरे पास दो स्पेयर है और दोनों स्पेयर मेरे पास कैसे हैं, मेटेलिक, मेटेलिक मतलब कंडक्टर हैं, एक की रेडियस r1, एक की रेडियस r2, दोनों कंडक्टर है, ठीक है। इस पर चार्ज q1 था, इस पर चार्ज q2 था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टच करा दिया, क्या करा दिया, टच करा दिया, ठीक है। और टच कराने के बाद इनको अलग कर लिया, टच कराने के बाद क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। तो टच कराने के बाद जब अलग कर लूंगा, अब चूंकि हम कंडक्टर हैं, तो टच कराने के बाद जब मैं अलग कर लूंगा, तब इनका जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, दो कंडक्टर हैं, इनको तुमने टच कराया, टच कराने के बाद अलग कर लिया, ये मैंने अलग कर लिया, है ना। तो अलग करने के बाद स्थिति ये हो गई कि यहाँ पे रेडियस r1, ये रेडियस r2, है ना। अब जो चार्ज है इस पर ये हो जाएगा q1 डैश, q1 प्राइम, और ये चार्ज हो जाएगा q2 प्राइम। सब बात बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान सुनो, पहले जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो चेंज हो, यहाँ पे ये देखो ये चेंज हो, टच कराया, उसके बाद अलग कर लिया,
देन ये हो गया। ठीक है, ये स्थिति। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ उसको सुनो। जब अपन दो मेटल्स को टच कराते हैं या दो मेटल्स को एक वायर से, मेटेलिक वायर से या कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड कर देते हैं ना, या तो टच कराते हैं या कनेक्टेड करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम टच करा रहे होते हैं, जब हम टच करा रहे होते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो जब हम टच करा रहे हैं तो माइक्रो सेकंड का टाइम होता है। तो जब हम टच करा रहे होते हैं तो उस दौरान या तो चार्ज इधर फ्लो होता है या चार्ज इधर इधर फ्लो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि चार्ज फ्लो होके इन दोनों के पोटेंशियल को सेम करना चाहता है। चार्ज फ्लो होके इन दोनों के पोटेंशियल को क्या करना चाहता है, सेम करना चाहता है। ठीक है, तो इन दोनों के पोटेंशियल को सेम करने के लिए या तो चार्ज इधर से इधर जाएगा या चार्ज इधर से इधर जाएगा। ठीक है, और ये अपन को खूब पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो यदि इसका हाई पोटेंशियल है, इसका लो पोटेंशियल है ना, इसकी सरफेस पर हाई पोटेंशियल है, इसकी सरफेस पर लो पोटेंशियल है, देन पॉजिटिव चार्ज इधर भाग जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये चार्ज इधर उधर तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और ये बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है। तो सर ये सेम क्यों करना चाहता है, इन दोनों के पोटेंशियल को चार्ज सेम क्यों करना चाहता है? तो सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना। मान लो जैसे इनके बीच में इन्होंने वायर कनेक्ट कर दिया, इन दोनों मेटल्स के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दिया, वायर को मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, और ये सिरा इससे कनेक्टेड है और ये सिरा किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस पर जो पोटेंशियल है, इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल वो तो यहाँ रहा B1, और इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो यहाँ रहा B2। और मान लो थोड़ी देर के लिए कि B1 इज ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है पता नहीं। ठीक है, तो V1 इज ग्रेटर देन B2, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा कैसी होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। तो इलेक्ट्रॉन देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा क्योंकि उस पर फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, समझ गए? अपन इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ा है, विद्युत प्रेरण। तो ये इधर भाग के यहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ कलेक्ट होगा, रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज यहाँ कलेक्ट होगा। देन इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ई डैश ई प्राइम और प्रोड्यूस हो जाएगा। होता है नहीं होता? ठीक है, तो ये कोशिश चल रही होगी, ये कोशिश चल रही होगी। ओके, समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, इधर भाग, इलेक्ट्रॉन यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कलेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ई डैश जो है वो आता जा रहा है। ई डैश पहले 0 था, ये मान लो 8 था, तो 0 से ये बढ़ता जा रहा है, ये 8 है, बढ़ता जा रहा है, 8 है, बढ़ता जा रहा है, तो कभी तो 8 होगा। तो जैसे ये दोनों 8 8 पे पहुंच जाएंगे, देन अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते ही ये पोटेंशियल कैसे हो जाएंगे, सेम। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते ही ये पोटेंशियल कैसे होने वाले, सेम। ठीक है, तो लेकिन ये पोटेंशियल सेम तभी हो सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 हो सकता है जब ये बढ़ता रहे, और ये तभी बढ़ सकता है जब ये चार्ज यहाँ पे इकट्ठे होते रहे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा हो रहा है कि यहाँ का चार्ज यहाँ जा रहा है तो यहाँ के इकट्ठा हो रहा है, या यहाँ का चार्ज यहाँ जा रहा है तो यहाँ के इकट्ठा हो रहा है, कहीं और आगे नहीं जा रहा, कहीं और आगे नहीं जा रहा, इकट्ठा हो रहा। तो ये चार्ज इकट्ठे होते रहेंगे, ई डैश बढ़ता रहेगा, ई के बराबर हो जाएगा, देन क्या होगा, टोटली 0 हो जाएगा। इसके अंदर ई नेट जो है वो 0 हो जाएगा, पोटेंशियल कैसे हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब यहाँ पे चार्ज स्टेशन यहाँ पे चार्ज आगे नहीं जा रहा कहीं, तो सोचो मान लो आगे जाता रहता, इलेक्ट्रॉन जाता रहता आगे, तो क्या यहाँ पे कभी कलेक्ट हो पाता, नहीं होता। तो ये कभी क्या बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात और सुन ले, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर तभी 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर तभी 0 होता है ना, कब, जब अपन स्टैटिक की बात कर, स्टैटिक की बात कर, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा
जब तक चार्ज स्टेशनरी नहीं हो। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक में जहाँ करंट फ्लो होती रहती है, चार्ज भागता ही रहता है, चार्ज भागता ही रहता है, वहां कभी भी वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात। यहाँ चार्ज नहीं भाग रहा है, बस यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड 100%। यहाँ जो मैंने वायर कनेक्ट किया था उसके अंदर जीरो हो जाएगा। ओके, तो जैसी टच कराते हो तो चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर भागता है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भागता है। कब तक? जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल मान लो V1 हो जाता है, इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करें एक बात पे, मैंने इन दोनों को टच कराया, टच करा के हटा दिया, दूर दूर रख दिया, टच करा के हटा दिया, दूर दूर रख दिया। साफ साफ लिखा होता क्वेश्चन में, टच कराया देन रिमूव्ड, हटा दो, बिल्कुल हटा दो, दूर दूर हटा दो, नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे। ठीक है, बता दूंगा क्या गड़बड़ करो। तो V1 क्या होगा यहाँ पे? तो V1 हो जाएगा इसकी सरफेस पर पोटेंशियल, इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा K Q1 अपॉन R1। और ऐसे ही V2 क्या आ जाएगा? K Q2 अपॉन R2। और जब स्टैटिक कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, तो V1 बराबर V2 हो जाएगा, है ना। फाइनली लिखा है मैंने सब कुछ। तो K Q1 अपॉन R1 बराबर K Q2 अपॉन R2। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरे पास बन जाती है कि Q2 बराबर, ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, कैसे भी कर लो तुम्हारी इच्छा है, दिस। ठीक, Q1 डैश है यहाँ पे, Q1 डैश 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 प्राइम। ओके, अब दूसरी बात सोचो कि इस पर चार्ज Q1 था, इस पर चार्ज Q2 था टच कराने से पहले, टच कराने के बाद इस पर Q1 डैश है, Q2 डैश है। सोचो क्या यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके ये हो गया, या कोई और भी चार्ज यहाँ पे आ गया, या ये इसमें से कुछ चार्ज कहीं और चला गया? सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, इस पर Q1 था, इस पर Q2 था, दोनों को मिला के Q1 प्लस Q2 है टच कराने से पहले। अब टच कराने के बाद ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है वो Q1 प्लस Q2 है, या Q1 प्लस Q2 में से कुछ चार्ज कहीं चला गया, या कुछ चार्ज इसमें आ गया, है ना। मतलब मैं चार्ज कंजर्वेशन जानना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ना तो कहीं चार्ज गया है, ना कहीं से आया है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर दिस। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस, ठीक है, Q2 डैश की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो Q1 डैश प्लस, बहुत महत्वपूर्ण है ये, Q1 डैश Q1 प्लस। ठीक है, यही गड़बड़ होती है, अपन बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद ये इधर तो Q1 प्लस Q2 ही रहना है। ठीक है, एलसीएम फेलसीएम लेके यहाँ पे R1 आना है और नीचे आना है R1 प्लस ये Q1 डैश आ रहा है। ठीक है, तो टच कराने के बाद की स्थिति है ना। ऐसे Q2 डैश, तो Q2 डैश क्या होगा? Q2 डैश हो जाएगा सेम R1 प्लस R2 इंटू Q2 अपॉन, नहीं उल्टा लिख दिया, Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये ठीक है ना। तो ये Q1 डैश और Q2 डैश आ गया। तो याद रखना, बच्चे जनरली गलती करते हैं, बोलते हैं सर जी टच करा दिया, टच कराने के बाद जो चार्ज है वो सेम हो जाएगा। चार्ज सेम नहीं होगा दादा, पोटेंशियल सेम। चार्ज इतने इतने आने वाले। हाँ, यदि ऐसा होता कि दोनों की रेडियस सेम होती, दोनों की रेडियस कैसी होती? सेम। तो दोनों की रेडियस यदि सेम होती, देन देखो Q1 डैश क्या होता? तो Q1 डैश होता Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ पे देखो रेडियस सेम कर लो, R1 बराबर R2 बराबर R करके। तो और ऐसे ही Q2 डैश, हाँ तब ठीक है, तब बोल सकते हो कि चार्ज जो है सेम होगा, एवरेज है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो गोले लिए, उनको टच कराया, टच कराने के बाद हटा दिए। मेटेलिक है, कंडक्टिंग है, ध्यान रखना। नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होगा, चार्ज भाग ही नहीं सकता ना। ठीक है ना। ओके, टच कराने से कहाँ भागेगा, है ना। तो देन ही हो जाए टच कराने के बाद, टच कराने के बाद। ठीक है, तो ये बात। अब इसी में ही ये ध्यान रखना है इसको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बीच में मेरे को याद आ गया, इसलिए मैंने ये करा दिया।
ठीक है, तो ये तुमको अच्छे से याद रखना है कि मेटेलिक है, कंडक्टिंग है, टच कराया देन क्या होगा। अब दूसरा देखो, एक इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है स्मॉल ए, एक दूसरा स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, इसकी रेडियस है स्मॉल बी। ठीक है ना। अब तुमको एक बात पता चलने वाली है, इस पर प्लस क्या कहें इसको, है ना, दोनों का क्यू क्यू चार्ज दे देता हूं मैं, क्योंकि मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं फंसना चाहता। क्यू क्यू चार्ज दोनों पे है। इन दोनों के सेंटर्स की बीच की जो दूरी है वो कैपिटल आर है ना। और यहाँ पे एक मेटेलिक वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेटेलिक वायर यहाँ पे ये जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ने के बाद इस पर चार्ज डिटरमाइन कीजिए और इस पर चार्ज डिटरमाइन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ओके, अब यहाँ पे जो मैं बात बताने वाला हूँ वो पिछले टॉपिक में तुमको परेशान करेगी। ठीक है, लेकिन मैं वहां पे बता चुका हूँ मैं क्या कर चुका हूँ, तो अब दोबारा रिपीट होगी वो बात। तो देखो यहाँ पे देखो कि वही कॉन्सेप्ट लगना है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पर जो पोटेंशियल है, इस पर जो पोटेंशियल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पर जो पोटेंशियल है, इस पर जो पोटेंशियल है वो सेम होना। तो बात ये है कि इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो V1 बराबर के, इसका कितना है Q1 डैश अपॉन रेडियस कितनी है A, है ना। ऐसे इसका लिखोगे तो V2 बराबर के Q2 डैश अपॉन, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बोले क्यों? इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन, मतलब इससे पहला और उससे भी पहला, हाँ? तो उस वाले क्वेश्चन में अपन जब यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल निकाल रहे थे तो अपन कह रहे थे सर जी इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल, तो वो बात यहाँ क्यों नहीं कह रहे? यहाँ भी तो कहनी चाहिए ना। यहाँ जब सेंटर पे शुरुआत वाले क्वेश्चन में यहाँ जब सेंटर पोटेंशियल निकाला था तो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे किया था, तब जाके B1 लिखा था, ऐसे B2 लिखा था, देन डिफरेंस निकाला था। यहाँ पे ये बात क्यों नहीं कह रहे? यहाँ पे भी कहनी है, यहाँ पे भी कहनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि ये पोटेंशियल कहाँ लिखा है तुमने, इस जगह, और इस जगह पे लिखना है ना, क्योंकि ये वायर जो है इसका ये पोटेंशियल और इस वायर का ये पोटेंशियल, इस वायर का ये पोटेंशियल सेम करना है ना। तो यहाँ पे ही ये पोटेंशियल लिखा है, तो अब यहाँ पे इसके कारण क्या है बोलो। तो यहाँ पे इसके कारण यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ ऐसे, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, बड़ी दिक्कत आने वाली है। बोली यार ये तो तगड़ा मामला हो गया। ठीक है ना, तो फिर सुनो अब यहाँ, समझ गए मेरी बात कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एक तो इसके कारण है प्लस इसके कारण, अब यहाँ पे पोटेंशियल मैं क्या लिखूं, है ना, क्या लिखूं इसके कारण, समझ प्रॉब्लम हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जब ये ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो एक कंडीशन वहां पे डाल के दे रहा है, आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन, ये कंडीशन डाल के दे रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्फीयर्स बहुत दूर जाके रखे, इसकी जो रेडियस है उसकी तुलना में बहुत दूर जाके रखे। इसका मतलब कि रेडियस रेडियस बड़ी है इसकी, सॉरी, ये आर बड़ी है इसकी रेडियस से, बहुत ज्यादा बड़ी है। जब बहुत ज्यादा बड़ी है, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है किसके, ऑब्जेक्ट की साइज से, तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट की साइज से, तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले। तो यहाँ पे मैं फिर बचो भाई गाड़ी में बैठ जाऊंगा
कि मैं इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूँ, और जब मैं इसको एक पॉइंट भी मान लूंगा तो दादा इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखने में क्या जोर पड़ रहा है? तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा कि क्यू टू डैश, आउटसाइड हो गया ना ये पॉइंट, तो के क्यू टू डैश अपॉन कैपिटल आर। बोलो, है ना? ऐसे ही प्लस इस ऑब्जेक्ट को भी इसकी तुलना में, डिस्टेंस की तुलना में इस ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दूंगा, तो के क्यू वन डैश अपॉन, देन अब इक्वल कर लो तो इक्वेशन बन जाएगी एक, तो वो तुम सॉल्व करनी है, मैं नहीं करने वाला, ठीक है? तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। एक इक्वेशन हुई, राशियां तो दो अननोन है, क्वांटिटीज तो दो अननोन है, तो हम क्या करें, दूसरी इक्वेशन बनाओ। तो दूसरी इक्वेशन तो मेरा चार्ज कंजर्वेशन है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू। और यहाँ पे भी एक लफड़ा है अब, कि जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये वायर लंबा हो गया, अब ये जब वायर लंबा हो गया तो चार्ज को तो खाएगा, चार्ज को ज्यादा खाएगा ना, खाएगा तो वो छोटा वाला भी, तो ये ज्यादा खाएगा। तो वहां पे मैं एज्यूमशन लेके चल रहा हूँ कि इसकी जो, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, इसकी जो कैपेसिटी है, चार्ज कैपेसिटी, हम आवेश धारिता कहते हैं, तो उसकी जो धारिता है वो जीरो मान लो। और उस कहेगा भी तुमसे, यदि वो अच्छा क्वेश्चन दे रहा है तो इसकी चार्ज कैपेसिटी को जीरो बोले, ठीक है? चार्ज का जीरो होने का मतलब ये अपने अंदर अपने ऊपर चार्ज नहीं लेगा, तो यही चार्ज क्यू प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्यू वन डैश प्लस क्यू टू, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दो इक्वेशंस तुम्हारे पास हैं। अब ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बोल अब क्या ऑब्जेक्शन है सर? अब ऑब्जेक्शन ये है दादा, क्या ऑब्जेक्शन है कि सर जी पहले पहले वाले क्वेश्चन में तुमने ऐसे नहीं किया था, तुमने तो ये वाली टर्म ली नहीं पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाली और ये वाली। तो दादा सुनो, वहां पे क्या कहा था मैंने, साहब सब टच किया देन हटा दिया दूर, रिमूव, तो इसका वहां पोटेंशियल है ही नहीं, इन्फिनिटी पर जीरो, ठीक है ना? ये वाली टर्म वहां जीरो थी। ओके, तो इसको सॉल्व करना है और क्यू वन डैश और क्यू टू डैश तुमको निकालना है, तो एक अच्छी सी बात मैं तुमको बता दूं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये बात, ठीक है? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने तुमको बता दिया, क्योंकि हो सकता है ऐसे भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो अपन 12th में पढ़ते हैं, उन पे आधारित कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाप्लास इक्वेशन पाइसन इक्वेशन पे पहुंचते हैं वापस। तो देखो, ये क्वेश्चन ये है, और ये ऐसा जैम में आया है ना। एक स्पेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है? और इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो टू बी नॉट है। एक दूसरा कोसेंट्रिक स्पेरिकल सेल है, इसकी रेडियस 3r है, और इस पर जो पोटेंशियल है बी नॉट है। सेंटर से स्मॉल आर बराबर 3r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिटरमाइन की। ये क्वेश्चन, सेंटर से 3r/2, तो 3r/2 तो यहाँ बननी है, तो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पर पोटेंशियल डिटरमाइन कीजिए, ये क्वेश्चन। ओके, तो अब इसको कैसे हैंडल करोगे? तो ऐसा क्वेश्चन जेम में आया था एक बार, ठीक है ना? वहां इसको शायद ग्राउंडेड कर रखा था यहाँ पे, और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा था, देन बीच में कहीं पूछा था, बोले यहाँ पोटेंशियल, ठीक? तो कैसे हैंडल करना, देखो, ये स्पेरिकल सेल बोला उसने, ये भी स्पेरिकल सेल बोला, गौर करना। तो जब स्पेरिकल सेल बोल चुका है तो चार्ज तो यहीं रहना है, यहाँ तो चार्ज आना ही नहीं ना, नहीं आना ना। स्पेरिकल सेल बोला, सुनो ध्यान से, स्पेरिकल सेल बोला तो चार्ज यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, बीच में तो आएगा ही नहीं। यार मेरा तो यहाँ तो सही अच्छा चल रहा है ना? सबके पास वीडियो अच्छी पहुंच रही है ना?
बोलो भाई, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पोटेंशियल अपन को डिटरमाइन करना है, तो थोड़ा सा मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, तो कोई कारण होगा। अपन ऐसा सोचते हैं कि यहाँ स्पेरिकल सेल है सर जी, चार्ज यहाँ होगा, स्पेरिकल सेल है यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों को। यदि यहाँ पे वैक्यूम है तो चार्ज नहीं होगा। वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ मैटर, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना मैटर है ना मास है, ना मास है तो चार्ज तो आने हैं। हाँ, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया इसने भर दिया यहाँ, क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडिया, आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडिया नहीं भरा है अभी, क्योंकि अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मीडिया को हैंडल नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो जीरो है, ये मेरा सबसे बड़ा फायदा। और जब चार्ज डेंसिटी, जिस स्पेस में चार्ज डेंसिटी जीरो है उस स्पेस में ये इक्वेशन में लिख सकता हूं लाप्लास। बोलो, जिस स्पेस में, जिस जगह में चार्ज डेंसिटी जीरो है उस जगह के पोटेंशियल के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान सुन ले क्या कह रहा हूं, जिस स्पेस में रो जीरो है उस स्पेस में, उस जगह में मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। देन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो डेल स्क्वायर को मैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं तो ये आता है ना तुमको, है ना। तो 1/r² मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। बाकी की टर्म मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होना है वो आर का ही फंक्शन होना है ना। इनका नहीं आ गया, इनका कांस्टेंट है भाई। डेल स्क्वायर सिखाया है ना, 1/h1h2 डेल ओवर डेल u1 a2h1h3 h2h3/h1, वो लंबा वाला यार, ऐसे नहीं सिखाया तुमको। डेल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 डेल स्क्वायर फाइव बराबर 1/h1h2h3, ठीक है ना, डेल ओवर डेल u1 और h2h3/h1 डेल फाइव ओवर प्लस, ये तो आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आर स्क्वायर साइन थीटा बता रखा है सब, और ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ये डेल फाइव ओवर डेल आर। आगे की टर्म छोड़ो, मैं लिख लेना तुम, कोई जरूरत नहीं। साइन थीटा यहाँ पे बाहर आ जाए, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, तो ये कट जाएगा, तो 1/r² डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल फाइव ओवर ये, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया है, और वो कैसा है, जीरो। ठीक है, तो डेल ओवर डेल आर डेल बी ओवर डेल आर बराबर जीरो। मैंने उधर कर, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आर स्क्वायर डेल बी ओवर डेल आर बराबर कांस्टेंट लगा दें, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल बी ओवर डेल आर बराबर a/r², अगेन इंटीग्रेट कर दें, तो v बराबर, है ना, r⁻², तो -a/r प्लस, ठीक है ना, ठीक है इंटीग्रेशन, r⁻², देन -1/-। ओके, अब तो वैल्यू पुट कर लो, अब तो सब कुछ दिया है कि r बराबर 3r पर ए और बी के मान निकालने ना, तो r बराबर 3r पर तो पोटेंशियल v नॉट है। तो ध्यान दें, इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो या तो लाप्लास से हैंडल होगा वो, और या किससे होगा, पाइसन इक्वेशन। यदि वो यहाँ पे डेंसिटी दे देता तो मैं पाइसन इक्वेशन लेता, और तब भी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, तब भी मैं कर देता। तो यहाँ पे कंडीशन ठोकूं कि भैया आर बराबर 3r पर पोटेंशियल वी नॉट, तो वी नॉट बराबर -a/3r प्लस, ठीक है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे आर बराबर, तो ये 2v0 बराबर -a/r। ओके, तो काटापीटी कर दो, तो काटापीटी करें तो ये हो जाएगा। अपन ऐसा करें, इसको घटा दें, है ना, इसमें से, तो ये v0 -a/r प्लस a/, ठीक है। तो वी नॉट बराबर क्या आने वाला है, वी नॉट बराबर आ जाएगा ए कॉमन, a/r कॉमन, तो -1 + 1/3, ठीक है।
तो वी नॉट बराबर ए अपॉन आर, और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया, 3 V0 आर अपॉन ए बराबर। ठीक है ना, देखो करेक्शन फ्रैक्शन हो मैथमेटिक्स में तो वो देख लेना, वो तुम्हारा काम। ठीक है, अब वी निकालना है तो ए की वैल्यू पुट कर दो, वी आ जाएगा। तो किस में ज़्यादा बढ़िया लग रही है, इसी में ज़्यादा बढ़िया लग रही है मेरे को। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, V0 बराबर माइनस ए की वैल्यू 3 V0 आर अपॉन 3 आर तो है और 2 ए प्लस, ठीक है, 3 आर से 3 आर गया, तो V0 प्लस V0/2 बराबर बी। तो बी बराबर 3 V0। हाँ? तो यहाँ पे पुट कर लें तो v बराबर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर लें पहले तो माइनस 3 V0 आर अपॉन 2 आर। ठीक है, v की वैल्यू 3 V0 अब r बराबर किस पे पूछा अपन से कि r बराबर 3r/2 पर। तो ये जो पोटेंशियल है बीच में कहीं है, तो माइनस 3 V0 आर अपॉन 3r/2। ठीक है, प्लस 3 V0/2। तो v बराबर क्या आ गया, 3r तो ये गया, 2 ये गया, माइनस V0 प्लस 3 V0/2। हो सकता है उधर नहीं दिख रहा हो तुमको, तो v बराबर V0। ठीक है, तो मैथमेटिक्स देख लेना, कोई गड़बड़ हो गई। ओके, समझ गए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लाप्लास पर है ना, विद बाउंड्री कंडीशन है ना। तो इसको ऐसा बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कंसीडर किया जाता है कि बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, देन पोटेंशियल निकालो वगैरह वगैरह। तो हमेशा जब भी बाउंड्री कंडीशन हमको गिवन हो और पोटेंशियल पूछे तो सीधा लाप्लास पे और पाइसन पे अटैक कर दो बिना सोचे समझे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट किया है मैंने, हो सकता है मैथमेटिक्स में गलती हो जाए, तो वो तुम देखना। ठीक है, मुझे तो क्वेश्चन के टाइप तुमको बताना, किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आसान है ना, ऐसा ही आता है, कुछ भी नहीं है खतरनाक। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और है, ये तो कर लोगे यार, वैसे सिंपल ही है, पर फिर भी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए पटक लो। पोटेंशियल दे हुआ है 1/ε0 x² + y² - 2z², देन चार्ज डेंसिटी इन स्पेस बताओ। किसी स्पेस में पोटेंशियल ऐसा है तो उस स्पेस में चार्ज डेंसिटी डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, कर लेंगे ना, इसमें क्या है, del² बराबर माइनस ρ/ε0 लगा लो, आ जाएगी चार्ज डेंसिटी। पर del² किस में लिखना है तुमको, कार्टेशियन में, क्योंकि क्वेश्चन जो दे रखा है वो कार्टेशियन में दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल है ना, इसको चलो लास्ट में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, मजेदार है। ओके, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देख, एक पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको मिटा देता हूँ। एक पोटेंशियल गिवन है, एक फॉर्मूले याद करते रहें। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा सा ये एक गड़बड़ है कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जेम में, फॉर्मूले बेस्ड। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले तुम याद करते। एक पोटेंशियल दिया हुआ किसी स्पेस में ऐसा है, किसी स्पेस में ऐसा पोटेंशियल, जब वो आर दे रहा है तो कहीं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन डिफाइन कर रहा होगा ना। तो मैं जैसे बोल दूं कि ये स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, और यहाँ पे पोटेंशियल ऐसा है, और जब ऐसा उसने लिखा उस पोटेंशियल को, तो कहीं ओरिजिन मान के तो लिखा होगा, तो इस स्पेस में कहीं ओरिजिन है ये, है ना। देन उसने लिख दिया कि भैया आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो इतना है। थोड़ा सा गौर करें मेरी बात, स्पेस है उसमें पोटेंशियल लिख दिया, तो लिख रहा है तू फॉर्मूला, तो ओरिजिन तो तेरे को पता होगा, है ना। ओरिजिन तेने डिटरमाइन एज्यूम किया होगा कहीं ना कहीं, कहीं एज्यूम उसने कर लिया, बोले यहाँ है और मेरा ओरिजिन, देन यहाँ पे पोटेंशियल इतना। ठीक है, तो इसने कहा कि भैया एक स्फीयर है आर रेडियस का, इस स्पेस में एक स्फीयर है आर रेडियस का,
कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ नहीं कहेगा, वो स्पेस में रख रहा है बस उसको, एज्यूम मान रहा। तो इस स्पेस में एक आर रेडियस का स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पर ही है। ये बहुत जरूरी है बात, बहुत जरूरी है ये बात, उसको ये बोलना पड़ेगा कि वो स्पेस में जो तेने स्फीयर लिया आर रेडियस का, उसका सेंटर कहाँ ले रहा है। ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा तुमको। ओके। और ये कह रहा है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो क्यू नॉट है। तो बताओ, यदि मैं एक दूसरा स्फीयर कंसीडर करूं इसी स्पेस में जिसकी रेडियस 2r है, तो इसके अंदर पूरे के अंदर, पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज कितना, पूरे पूरा, ये ऐसे ऐसे में सोचा कि यहाँ पूछ रहे सर जी, नहीं पूरा लपेट लिया पूरा, 2r रेडियस, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, ये क्वेश्चन। ठीक है? तो यहाँ पे ये ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन, सॉरी, सेंटर कहाँ पे रखा हुआ है उस स्फीयर का, ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये बता दूंगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी अभी। ओके। तो फिर कैसे करोगे भाई? तो इसको करने के लिए पहले तुम चार्ज डेंसिटी निकालो, चार्ज डेंसिटी से फिर चार्ज का फॉर्मूला निकालो, देन हैंडल कर लो। तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो चार्ज डेंसिटी के लिए तुम तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओगे, तो डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट करने वाले हो, करना पड़ेगा। और डेल स्क्वायर वी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब चूंकि साफ साफ दिख रहा है, अब तो आर का ही फंक्शन है, बोलो। ठीक है ना? तो अब तो साफ साफ दिख रहा है तुमको, ये आर का ही फंक्शन है। डेल वी ओवर डेल आर लिखा है बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो 1/r² डेल ओवर डेल आर। ठीक है ना? r²। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करके यहाँ रख दूं तो ये 3r, 3ar² हो जाएगा। ठीक है? बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, 3a बाहर ले लेता हूँ, 3a/r², जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है? तो ये r4 हो गया, r4 का 4r³ बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो अब रो कितना आ गया, r² से r हो जाएगा, तो हो जाएगा -12, 4×3=12 एप्सिलॉन नोट ए। और ये इस तरह की डेंसिटी उस स्पेस में, इस तरह की चार डेंसिटी यहाँ इस पूरे स्पेस में, है ना? अब तुम सोचो कि जब उसने आर जहां से डिफाइन किया वहीं से ही इसका भी आर डिफाइन होगा, उसी ओरिजिन से। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? कि यहाँ जो आर लिखा है वो कहाँ से डिफाइन है, इसके जिस जहां ओरिजिन मान के ये लिखा है ना, वहीं ओरिजिन मान के आर, तो वहीं ये डिफाइन, वहीं से डिफाइन। समझ गए? ठीक है? तो सोचो, तुम थोड़ा सा सोचो, देखो कि जैसे ये ओरिजिन है ना, इससे किसी आर दूरी पर डेंसिटी इतनी है, तो यहाँ यदि तुम इसमें चार्ज निकालना चाहोगे तो अलग आएगा, और यदि स्फीयर यहाँ होगा तो चार्ज निकालना चाहोगे तो अलग आएगा, बोलो, आएगा ना अलग। तो इसलिए ओरिजिन पर और सेंटर को बताना जरूरी है कि ओरिजिन कहाँ रखा जाए। ठीक है? समझ गए? ओके, चलो। तो फिर बताओ आगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये कह रहा है कि आर रेडियस में क्यू नॉट चार्ज है, देन 2r रेडियस में कितना चार्ज। चार्ज डेंसिटी निकाल लो। तो चार्ज डेंसिटी से चार्ज, सॉरी, चार्ज निकालना है तो रो डी भी कर लेंगे। अब रो डी भी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैंडल करना है, तो r² साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। तो स्पेयर ले रहे हो तुम पूरा आर रेडियस का, है ना? तो आर रेडियस का स्पेयर, तो फाइव की लिमिट तो 0 से 2 पाई जानी है, पाई की लिमिट, सॉरी, थीटा की लिमिट 0 से पाई जानी है। तो साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई इंटीग्रेट करोगे तो 2 आएगा, साइन थीटा डी थीटा को 0 से पाई तक इंटीग्रेट करोगे तो 2 आएगा। तो फाइव की लिमिट 0 से 2 पाई लेनी है, तो 2 पाई वो आएगा, तो 4 पाई हो जाएगा। तो साइन थीटा डी थीटा डी फाइव को हटा दो, हमेशा हटा दो, यदि पूरा स्क्वायर हो रहा है तो उसको जगह 4 पाई लिख दो, पुट एयर। तो ये हो जाएगा 4 पाई, है ना, इंटीग्रेशन -12 एप्सिलॉन नॉट आर -12 एप्सिलॉन नॉट ए r³ ठीक है? ओके। तो ये क्यू आ गया, किसी कहीं से कहीं तक पता नहीं।
अभी तो लिमिट रखूंगा तभी तो बोलूंगा। ठीक है, तो ये हो गया Q बराबर तो -12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन के हो जाएगा ए, बोलो, है ना, इंटीग्रेशन R Q dr। अब यदि मैं 0 से R लिमिट रखता हूँ तो ये Q नोट बन जाता है। तो Q नोट बराबर -12a/k R4/4, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ओके, तो ये आ गया Q नोट की वैल्यू। यदि मैं 0 से 2R रखता हूँ तो ये Q डैश बन जाएगा। तो Q डैश बराबर आएगा, यहाँ से देखो, -12a/k, है ना, 0 से 2R पुट कर रहा हूँ, अपॉन 4 2R पुट करूंगा ना, यहाँ पे लिमिट लगा तो R 4/4, तो ये तो फिर वही क्या होता है 3 होना है, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। लिमिट कितनी जा रही है इसकी, 0 से 2R, तो 2R⁴। ठीक है, तो Q डैश बराबर क्या होना, -3a/k R4 और ये वैल्यू Q नॉट है, तो Q नॉट यहाँ पे पुट कर दें। Q डैश बराबर क्या हो गया, 8Q। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह हैंडल हो जाएगा, और लाप्लास से मैंने किया है, सॉरी पाइथन से मैंने किया है। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, क्लियर है, ठीक है, सिंपल है, कोई खतरनाक ऐसा नहीं है। अच्छे वाले क्वेश्चन कल और लेंगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल ऐसे इसलिए मैंने करा दिया क्योंकि तुमको थोड़ा सा आना चाहिए, बाकी ये तो तुम भी कर सकते थे, शायद ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, है ना। तो आना चाहिए फिर भी तुमको, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ओके, अब एक क्वेश्चन और। हम्म, एक क्वेश्चन, ठीक है, x-2 दे देता, है ना। तो कहीं पे जो चार डेंसिटी है वो इस तरह है। थोड़ा सा डार्क डेल्टा बताता हूँ। चार डेंसिटी, लीनियर चार डेंसिटी, लैम्डा बराबर क्यू डेल्टा x-2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो ड्राग डेल्टा उसका ओरिजिन कहाँ है, x बराबर +2 पर, x बराबर +2। तो उसने पूछा मेरे से कि भैया यहाँ मैंने कहीं x पर ओरिजिन ले रखा अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये मेरा x है, और इस x पर एक वायर है, x पर वायर है, और उस वायर पर जो लैम्डा है वो इतना, वायर पर जो लैम्डा है वो इतना, है ना। और ड्राग डेल्टा तो हमारे समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ओरिजिन मेरा यहाँ है, एक्स ये रहा, वायर है यहाँ पे, वायर पर जो लैम्डा है वो इतना है। अब बताओ, अब बताओ कि यदि मैं 0 से 1 मीटर, 0 से 1 मीटर लेंथ का एक टुकड़ा लेता हूं, तो इस 1 मीटर लेंथ के टुकड़े में 0 से 1 मीटर, नाम रख देता हूं इसका ए बी, इस टुकड़े में चार्ज कितना, टुकड़े में चार्ज कितना। तो चार्ज के लिए क्या लिखने वाले हो कि भैया चार्ज क्यू प्राइम बराबर इंटीग्रेशन लैम्डा dx। तो लैम्डा क्या रखोगे यहाँ पे, क्यू डेल्टा x-2 dx। अब x की लिमिट कहां से लगाने वाले हो, 0 से 1। अब देखो इस डार्क डेल्टा का जो ओरिजिन है वो तो 2 है, +2। तो क्या +2 तुम्हारे लिमिट्स में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब यहाँ जो स्पेस है उस स्पेस में 0 से लेके 1.99999, है ना, मतलब 2 माइनस एप्सिलॉन, या 2 माइनस एप्सिलॉन लिख दो, एप्सिलॉन टेंस टू, तो 0 से 2 माइनस एप्सिलॉन तक चार्ज नहीं, चार्ज नहीं, है ना, बोलो, टोटल चार्ज वहां पे 0। लेकिन यदि मैं पूछता है कि नहीं साहब ऐसा करो 1 मीटर से 2 मीटर तक चार्ज बताओ, अब तुम्हारी लिमिट कहाँ जाने वाली, 1 मीटर से 2 मीटर। अब देखो, या 1 मीटर से 3 मीटर ले ले, और बड़ी समय, तो 1 मीटर से 3 मीटर में चार्ज कितना है, ठीक है, बोलो, यही आएगा ना। तो क्यू
ऐसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। ओके, अब ये जो ओरिजिन है ये कहाँ रहा है, 1 और 3 के बीच में। अब फंक्शन तो यहाँ कोई दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा तो ये राशि हो जाती है, तब चार्ज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्रैग डेल्टा तुमको समझाने की कोशिश की। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन में हो सकता है मैथमेटिकली कहीं मैंने मिस्टेक कर दी हो, हालांकि सेफ्टी रखी है, फिर भी मैथमेटिकल कोई करेक्शन हो देख लेना उसको। बाकी जो मेन टारगेट था कि आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, वो क्या होता है, 4 पाई डेल क्यू आर डेल क्यू आर, है ना। तो एक तो वही याद रखना है, दूसरा उसको इंटीग्रेट कैसे करना, तो इंटीग्रेट करना, उसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल ये भी ले लिया कि ओरिजिन अपार लिमिट के बीच में आ रहा है, देन फंक्शन ऑफ ए, है ना, ओरिजिन फंक्शन ऑफ ओरिजिन, अदरवाइज जीरो। ठीक है ना, तो ये बात है तुमको याद रख। ओके, चलो ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है इनको। हम्म, अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सुनो ध्यान से। अब उनकी बात बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यदि किसी चार्ज को मूव कराएं, यूनिट चार्ज को, किसको, यूनिट चार्ज को, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है ना, किसको, यूनिट चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट का मान मैंने 1 ले लिया, तो इकाई आवेश को, यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वही क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता था, है ना। अब मान लो कि साहब यूनिट चार्ज नहीं ले जा रहे हैं, हम 2 यूनिट चार्ज ले जा रहे हैं, तो 2 यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क होगा, भाई यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क हो रहा है इतना, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तो 2 यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क कितना होगा, 2 इंटू बी बी माइनस बी। ऐसे 3 यूनिट चार्ज को ले जाने में इतना वर्क होगा, जो मैंने तुमको एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में बताया था। ठीक है ना, तो ये जो तुम वर्क कर रहे हो, ये जो तुम वर्क कर रहे हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 यूनिट चार्ज को ले जाने में, 3 यूनिट चार्ज को ले जाने में, 4 यूनिट चार्ज को ले जाने में, ये वर्क ही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। और ये भी डिफरेंस ही होता है, किसी पॉइंट की एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफरेंस के रूप में होती है ना। जब भी फॉर्मूला मिलता है अपन को पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा किसके रूप में मिलता है, डिफरेंस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट चार्ज का वर्क तो इतना था, और मैंने 2 यूनिट चार्ज 2 का गुणा कर दो, 3 यूनिट चार्ज 3 का गुणा कर दो, क्यू यूनिट चार्ज क्यू का गुणा कर दो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा ए से बी तक जाने में वो इतना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो इतना होगा। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि भैया ए को मान लो इन्फिनिटी पर, ये सब बातें तुम जानते हो, और पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पर मान लो जीरो, देन पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके,
समझ गए? ठीक है, वो सब जैसे पोटेंशियल वाला सिस्टम था ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम। तो किसी यूनिट चार्ज सॉरी किसी चार्ज क्यू को किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएं तो एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा, एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा किसकी एनर्जी में, चार्ज की एनर्जी में या या इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी में, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये आएगा। और यदि तुम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो कि ए बराबर इन्फिनिटी से लाऊं, है ना, और वहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानूं, देन पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, समझ गए? ठीक है, तो ये नन्ही सी बात थी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब इसका थोड़ा सा मतलब समझो। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है। और किसी की ऐसा नहीं है कि तुम बाहर से वर्क कर रहे हो तो एनर्जी आ रही है, कोई नहीं। हमेशा किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है, वर्क डन के। और वर्क डन जो है, देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा माइनस लग के वर्क डन, और ये जो वर्क डन है ये किसके कारण है, कंजर्वेटिव फील्ड के कारण। और यह कंजर्वेटिव फील्ड कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो कंजर्वेटिव नहीं है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क है वो ये रहा, माइनस हटा के। तो कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क है वही, मतलब उसने जो वर्क किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, वही वर्क वही वर्क उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो जो दो पॉइंट्स के बीच में तुम मूव करा रहे हो किसी चार्ज को, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी तक जो वर्क कर रहा है, ए से बी तक जो वर्क कर रहा है, ठीक है ना, वही वर्क उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया वही तो है, तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया है वही तो है। तो इसका मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होती है ना, हालांकि ये मैकेनिक्स में और आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन होती है तो हमेशा फील्ड की होती है ना, कंजर्वेटिव फोर्स की होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कभी नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब उस फील्ड की एनर्जी, उस फील्ड की जो एनर्जी है वो इतनी है एट बी पॉइंट, जबकि ए पॉइंट पर तुम पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी मान रहे हो। ये इसका फिजिकल नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होती है वो हमेशा किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तुम जो वर्क कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, वो कभी पोटेंशियल एनर्जी को नहीं छेड़ेगा। तो पोटेंशियल डायरेक्ट रिलेटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी से, क्लियर, ठीक है। हाँ भाई पिंटू, लेट आया, क्लियर मेरी बात। तो पोटेंशियल का लफड़ा समझ में आ गया। ओके चलो, दूसरी बात कि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, कि जब तक तुम कहीं पे इसको जीरो नहीं बोलोगे तब तक तुम दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तुमको एज्यूम करनी पड़ेगी। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल मानते हो, यू ए का मान 4 जूल मानते हो, ठीक है, यू भी कुछ और हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ए रिलेटिव एनर्जी। ओके, एक नेक्स्ट बात और सुन लो कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, अकेले की नहीं होती, कभी भी नहीं। अकेले की पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक ये पॉइंट चार्ज है Q1, एक ये पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो इन दोनों के बीच में जो, सॉरी इन दोनों के बीच में नहीं, और यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है। तो इन दोनों से जो सिस्टम बना है, इन दोनों से जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है K Q1 Q2 अपॉन R, जबकि मैंने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे ले रखा है, इन्फिनिटी। जैसे पोटेंशियल में रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर था, है ना, यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है,
इन्फिनिटी पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रखा है, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है अकेले की कभी नहीं होती, सिस्टम की होती है। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर। सिस्टम मतलब Q1 और Q2 की, Q1 और Q2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है ना, ओके चलो। एक्सटर्नल फील्ड नहीं है ना। अब यदि मान लो एक्सटर्नल फील्ड भी होता, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक्सटर्नल फील्ड ऐसे होता है ना, और ये दोनों चार्ज उस एक्सटर्नल फील्ड में होते, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, सुनो ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सोचना कि जिस पॉइंट पर ये चार्ज रखा हुआ है Q2 चार्ज, उस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल मान लो V2 है। जिस पॉइंट पर ये चार्ज रखा हुआ है Q1, उस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल मान लो कितना है, V1। ठीक है, तो सोचो, मान लो ये नहीं होते दोनों, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये नहीं होते, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता वो यूनिट चार्ज को लाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क है ना, उस वर्क के बराबर ही तो होता ये वाला पोटेंशियल। इस पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाते इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते, वही वर्क किसके बराबर होता, V1 के बराबर होता। हाँ या ना, ठीक है ना। तो यदि मैं यहाँ पे Q1 को लाके टिका रहा हूँ, तो मैंने कितना वर्क किया भाई, इन्फिनिटी से लाके, तो मैंने यूनिट चार्ज को लाने में V1, देन Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क किया, Q1 V1। इसका मतलब इस पॉइंट तक लाने में मुझे इतना वर्क करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी हुई, जबकि मैं रेफरेंस पॉइंट कहाँ मान चुका हूँ, इन्फिनिटी पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। बोलो, ऐसी में यहाँ पे Q2 चार्ज को लाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। अब इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी को जब मैंने लिखा है, तो मैंने इसके अगेंस्ट वर्क लिखा है, के अगेंस्ट वर्क। ठीक है, समझ गए। लेकिन जब तुम इसको ला रहे थे Q1 को, तब तो ये अकेला था। अब तुम सोचो Q2 को लाया, तो मुझको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इसके अगेंस्ट तो मैंने ये वर्क कर लिया। हम जब इसको ला रहे हो तो इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अगेंस्ट भी तो वर्क करो भाई। जब इसको लाओगे तुमको ये भी यहीं रखा मिलेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा मिलेगा ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क हो गया ये, इसके अगेंस्ट कितना वर्क होगा, इसके अगेंस्ट तो वर्क मुझे पता है, रेफरेंस पॉइंट मेरा इन्फिनिटी पर है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, तो पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, है ना। V1 V2 क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल एट दीज पॉइंट। V1 V2 क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल एट दीज पॉइंट। ठीक है ना, और वो तो है ही है। तो ये थोड़ा सा याद रखने की बात है। जनरल बच्चा क्या कर जाता है, इसको लिख के रह जाता है ये, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर, कब, जबकि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, चलो ओके। अब ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यदि Q1, वो तो इसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो कैसी होने वाली है, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। Q1 पॉजिटिव है या Q2 पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। तो यदि U इज नेगेटिव तो क्या मतलब है, और U इज पॉजिटिव तो क्या मतलब। ठीक है, तो यदि U नेगेटिव है, हाँ भाई, यदि U नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वहां जो फोर्स फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन का लग रहा है, तो बाउंड सिस्टम बनने की बात होने लगी है वहां पे, है ना। और मिनिमम है तो फिर और ही मजे आ जाएंगे, पक्का ही बाउंड हो जाएगा, है ना। हालांकि वो मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो भी थोड़ा सा सुनो। यदि यू नेगेटिव है तो इसका मतलब कि वहां पे जो फोर्स फोर्स है वो अट्रैक्शन के लगेंगे। आप एक प्लस का लोगे, एक माइनस का लोगे, तभी तो नेगेटिव आएगी।
तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, देन अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, देन बाउंड सिस्टम बनेगा। तो यू नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन का फोर्स है, देन सिस्टम बाउंड हो सकता है। यू पॉजिटिव मतलब रिपल्सन का फोर्स है, सिस्टम अनबाउंड ही होगा पक्का। ठीक है ना? ओके। इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा वो बात अलग है, बाकी बाउंड सिस्टम होगा, है ना, यहाँ पे बाउंड सिस्टम होगा। इक्विलिब्रियम का पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं। वो तो इक्विलिब्रियम में दो होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो तुमने मैकेनिक्स में पढ़े हैं, है ना, वो बात बात करें, अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक। तो ये टू चार्ज सिस्टम हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन लिख ली। अब मान लो जैसे 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी तुमको लिखनी है, तो मैं थोड़ा सा तो मैं ऐसे लिखता हूँ Q1 Q2 Q3, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 लिखता हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस R13, इनके बीच की डिस्टेंस R। देन इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो जैसे मैंने अभी किया था, देखो सुनो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऐसा मानूंगा दिमाग में Q1 है यहाँ पे, केवल Q1, Q2 और Q3 नहीं है। जब भी अपन इसकी एनर्जी निकालते तो इस तरह निकालते, Q1 है अकेला, Q2 Q3 नहीं है। तो जब अकेला Q1 है यहाँ पे, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या करता हूँ, Q2 को ले आता हूँ इन्फिनिटी से, और मैं R12 डिस्टेंस पर लाके रख देता हूँ। देन मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनने वाली है कि Q1 Q2 अपॉन, ऐसे में अब Q3 को ले आता हूँ, तो Q3 को लाऊंगा तो ये भी मिलेगा मेरे को और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, है ना। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनने वाली है कि Q1 Q3 अपॉन R13 और के Q2 Q3 अपॉन R2, इससे लिख दो। ठीक है। तो हमेशा जब भी मल्टीपल चार्ज सिस्टम, ओपन चार्ज सिस्टम बहुत सारे हों, तो तुम इस तरह ही लिखो पोटेंशियल। एक को पहले एक को मान लो कि अकेला है, देन इसको ले आओ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, देन इसको लाओगे तो इन दोनों का मिलेगा, और ये में टोटल एनर्जी ये लिख दो। ओके। ठीक है। अब मैं इसको समेशन के रूप में लिखूं, भाई बहुत सारे पार्टिकल हैं, बस 3 है मेरे पास, तो मैं समेशन के रूप में लिखूं। समेशन के रूप में क्या लिखूंगा कि क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई, और आई की वैल्यू मैं कहां से कहां तक 1 से 3, और जे की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से 3, और शर्त लगा दूंगा कि आई नॉट इक्वल टू, ये जरूरी लगानी है मेरे को, है ना। जे को मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, तो जे की वैल्यू 1 से 3 और आई की वैल्यू भी, ठीक है। और आई नॉट इक्वल टू जे तो मुझको लिखना पड़ेगा, क्यों कहीं भी आई इक्वल टू जे है ही नहीं। ओके। अब सोचो यहाँ पे कि जे की वैल्यू मैंने 1 पुट की पहले, इसी तरह तो खोलोगे कि जे की वैल्यू 1 पुट करो, आई की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दो, जे की वैल्यू 2 पुट करो, आई की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दो, जे की वैल्यू 3 पुट करो, आई की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दो। कितनी टर्म आएंगी भैया, बोलो। जे की वैल्यू 1 पुट करो, आई की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दो, जे की वैल्यू 2 पुट करो, आई की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दो, जे की वैल्यू 3 पुट करो, आई की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दो। कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 6। बोलो, खोल के देखना है इसको, तो 6 वैल्यू आएंगी। 6 में से 2 वैल्यू एक जैसी आएंगी, 2 वैल्यू एक जैसी आएंगी, 2 वैल्यू एक जैसी, पक्की। ठीक है ना। ओके। जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 और 3, यानी आई नॉट इक्वल टू जी है। जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 एंड 3, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 1 एंड 2, 6 हो गई ना। तो उनमें से 3 जो दो दो का जोड़ा बनेगा, 2 एक जैसी स्टेप आएंगे, 2 एक जैसे स्टेप आएंगे, 2 एक जैसे स्टेप आएंगे। तो एक जैसे स्टेप आएंगे तो उनको हटाओ, उनको हटाओ, तो 6 आएंगे ना, तो 6 में से 2 2 2 एक जैसे आएंगे, तो 3 3 टर्म आनी चाहिए, ये 3 टर्म। ठीक है ना। फिर मुझे एक जैसी होने के कारण 1/2 और लगाना। इसको खोल के देखना, इसको खोलोगे तो यही टर्म आएंगी, लेकिन ये टर्म कैसे आएंगी, इनके आगे 2 का गुणा होके आएगा, आएगा पक्का। ठीक है। अब एक्चुअल में तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले से तो 2 का गुणा होके आ रहा है ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 और ठोकना पड़ेगा, जिससे कि ये इसको रिप्रेजेंट करने लग जाए। ओके।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, एन चार्ज, है ना, एन चार्ज से बना हुआ एक डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट, देन पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला। ओके, समझ गए? ठीक है, तो डिस्क्रीट सिस्टम जब भी आए, या तो तुम ऐसा करो, एक को रोको और दो तीन, फिर इसको ले आओ, फिर इसको ले आओ, इस तरह निकालो, और या फिर ये फॉर्मूला लगा दो, इससे भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। ओके, समझ गए? ठीक है ना? तो ये डिस्क्रीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि तुमसे कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं है डिस्क्रीट सिस्टम की, फिर भी तुमको आना चाहिए, तो मैंने बता दी। ठीक है, अब यदि डिस्क्रीट ना हो के, डिस्क्रीट का मतलब होता है ना कहीं चार्ज है कहीं चार्ज नहीं है, तो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं बहुत सारे, जब पोटेंशियल एनर्जी पूछी उसने, है ना। अब यदि कंटिन्यूस सिस्टम है, कैसा है? कंटिन्यूस सिस्टम। तो कंटिन्यूस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो याद रखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी। कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। और इंटीग्रेशन कहाँ पे? ऑल ओवर स्पेस, ऑल ओवर। ठीक है ना? तो कल इस कंटिन्यूस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसका भी क्वेश्चन जेम में आ चुका है एक बार, है ना। तो कल इसको डिस्कस करेंगे, आज मैंने इतना ही बताया, क्योंकि अब लंबी क्लास हो चुकी है बहुत। ठीक है ना? तो कल मिलते हैं 5 से 10 पर ही, और सबसे बोलो आ जाएं। ठीक है ना?